अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। और आज कॉल इन डे है हस्बे मामूल। नंबर्स हैं 0213-233-0927 और 27 की जगह आप 28 और 29 भी डायल कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं शाहिद सदीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहले आप लोगों का रेगुलर कॉलर था। जी 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 जी। 2-3 साल से मैंने बंद कर दिया था। जो मैं बात करता था लगता ऐसा था कोई असर नहीं होगा। वो तो हमारी बातों का भी कब किसी को असर पड़ा है सर। हाँ, मैं एक्चुअली देख रहा था टीवी, तो वो मैंने देखा कि वो हामिद मीर साहब आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू कर रहे थे और मैं देख के आई वॉज अमेज्ड और बहुत ही डिप्रेशन हुआ। देखने के बाद मतलब अभी भी हम लोग इनको देखते हैं। एक ओपन एंड शट केस हुआ, एक औरत एयरपोर्ट पे $5 लाख कैश ले जाते हुए रेड हैंडेड पकड़ी गई। जिसने उसको पकड़ा उस पुलिस कस्टम ऑफिसर को हमने कत्ल कर दिया और वो औरत बाहर बैठी हुई मजे कर रही है। पहले मैं आपको ये क्लेरिफाई कर दूं, आई एम नॉट द सपोर्टर एंड वोटर ऑफ इमरान खान और नाइदर MQM पाकिस्तान और नून लीग और पीपल्स पार्टी। हालात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई डायरेक्शन है हमारी। आप लोगों ने गजा पे बड़े अच्छे प्रोग्राम्स किए, लेकिन हमारा कोई कंसर्न नहीं है गजा से। हमारा अपना मुल्क जल रहा है जिसकी ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए तो हम नहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा सिस्टम नजर ही नहीं आता है जिससे हमें लगे कि हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। हम अगर आज एक बच्चा पैदा होता है तो उसको हम 20 साल उसकी ट्रेनिंग करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसकी अच्छी तरबियत करें, तो शायद नेक्स्ट जो 20 साल बाद आने वाली जनरेशन है वो ठीक हो। अदरवाइज तो अभी कोई चांस नजर नहीं आता। आप लोगों के कमेंट्स चाहिए कि कहाँ गई वो अयान अली जो पकड़ी गई, वो चली गई, छूट गई। एक साहब कहते थे मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। एक साहब जो मुर्शिद थे अब वो अंदर चले गए, अब वो बाहर आएंगे। पहले 2018 में उनको प्लान करके लाया गया। डायरेक्शन क्या है हमारी? डायरेक्शन समझाएं सर आप लोग। थैंक यू। जवाब चाहिए ना, आप गोल घूम रहे हैं, आपको यही है डायरेक्शन यार। अब इससे आगे हम क्या कहेंगे? दूसरी बात है कि हम इसीलिए तो हम लोकली हम क्या बात करें आजकल। ये जो आपने बात की है तो 2 मिनट में हो गई ना। अब 2 मिनट, हमने 45 मिनट भी तो भरने होते हैं ना सर। हमारी आदत है। मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मैं कहूँगा कि यार एक चीज़ तो हम सीख सकते हैं वहाँ से कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठीक है यार, जो भी हाल है मईशत का और जो भी डायरेक्शन जैसे आप कह रहे हैं मुल्क की है, हम अपने घरों से बेघर तो नहीं हुए ना, हमारे ऊपर बॉम्ब तो नहीं गिरा है। वहाँ पर लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा और वो फिर भी खड़े हैं। हमारे पर थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम बस हाय हाय क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा, मर गए हम, लुट गए। कहाँ मरे हैं, कहाँ लुटे हैं बॉस? थोड़ी सी पर्सपेक्टिव रखना भी ना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है मेरी नज़र में। जी कामरान अली हैं नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम वोट मुझको दोगे भाई, पनपने की नहीं कोई बुराई, ये कहना कि नाकिस है सफाई, गटर से भी अगर खुशबू ना आई। अब ये जो हमारी एक कौम है, पाकिस्तानी कौम, और दुनिया की महज़िब कौमें भी हैं, तो उनमें जो है वो सियासी जमातों की परफॉर्मेंस जांचने के क्या मयारात होते हैं, जहाँ मतलब ये है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम लैग कर रहे हैं। मतलब बार बार वही जो है घिसे पिटे सियासतदान हमारे नसीब में आते हैं। जी बस मतलब मैं कमेंट चाहूंगा आप लोगों के कि कमेंट तो आपने पूरा कर दिया। कमेंट तो आप दे रहे हैं ना, हम क्या मजीद इजाफा इसमें करें यार। हाँ ऐसा ही है। मेयार सियासतदानों का हम क्या जाने यार। जो सिलेक्ट करते हैं उनको हमारे इसमें क्या है? हम जर्नलिस्टों को क्या पता? हमें क्या पता है यार किसी भी चीज़ का, हमें अपना नहीं पता होता यार। सईदुर रशीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज है जी? कैसे मिजाज है? बस सर वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि 30-30 साल के जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एंकर एक न्यूज़ को बगैर उसको जांचे
इस तरह ग्लैमर बनाते हैं, इतना पैनिक फैलाते हैं, जबकि कौन सी? या तो वो बहुत बेवकूफ है, मासूम। कौन सी न्यूज की बात कर रहे हैं? कौन सी न्यूज? हाँ, मैं आपको 3 मिसालें दूंगा। कल की जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद जो उधम मचा हुआ है कि वो ये हो गया था, भाई कैसे हो सकता है? दोनों एक ही हैं, ये कभी भी नहीं होगा। मैं एक मिसाल और दूं, वो 6-7 महीने पहले वो राजा रियाज को कैसे पता चल गया कि जो इलेक्शन की डेट है फरवरी मार्च में? इंग्लैंड में था, तो जैसे मैंने न्यूज सुनी कि सेंसस अप्रूव हो गया सारे उसके अंदर वो कॉमन इंटरेस्ट में, तो मैंने कहा ये तो गया सीधा मार्च अप्रैल में, इसलिए कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि जब भी सेंसस होगा तो आपकी हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां 4 महीने लगते हैं अप्रूवल होने में, फिर 3 महीने तो 7 महीने जाए। इसमें राजा रियाज की कौन सी रॉकेट साइंस है? मगर जो ग्लैमर उसको पता था एस्टेब्लिश है। अच्छा, फिर अब आजकल बिलावल की एक न्यूज है कि वो लेवल फील्ड में ये लड़ाई, एमके इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, नून लीग की खिंचाई है। देखें, पंजाब की डायनेमिक बिल्कुल सेपरेट है। उधर 2 वोट है, एक वोट है नून लीग का और एक है नून के खिलाफ, बस 2 वोट है। अगर नून लीग को जो वोट नहीं डालना चाहते और पीपल्स पार्टी वहां नहीं आती किसी सूरत से और नून लीग के साथ कंप्रोमाइज करती है, तो वो सारा वोट चला जाएगा किसी और को, या तो पीटीआई को या किसी मजहबी पार्टी को। तो ये दोनों पार्टियां बहुत होशियार हैं, ये एंड टाइम पे आके दुश्मनी शो करती है। और ये सबको पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ के डायनेमिक क्या है। अभी बिलावल इसलिए शोर मचा रहा है कि जो एंटी नवाज लीग वोट है वो एटलीस्ट पीपल्स पार्टी को डल जाए, 20-25 हजार वोट, वरना वो 20-25 हजार नून लीग को हरवा देगा। अच्छा, सेम वो इधर सिंध में आ गए, ग्रुप बना रहे हैं, तो जीडीएस है, इधर भी यही है, एक एंटी पीपल्स पार्टी है वोट, अगर उसको लूज छोड़ दिया तो वो पीटीआई की तरफ चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। तो उसको काबू करने के लिए 20-25 हजार वो सब कुछ सही है, लेकिन इसकी मीडिया की खबरों के साथ क्या ताल्लुक है? हेलो, ऐसा ग्लैमर बना रहे कल से कि वो तो बिलावल ने ये कह दिया। थैंक यू सो मच। मत देखा ये वही है, अफगान मत देखा करो। अफगान बच्चे जो हैं वो चाय पराठे क्यों? वैसे बच्चे अफगान नहीं थे, वो होटल अफगान था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल बात हो गई। मलिक फिरोज हैं डेरा गाजी खान से। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब, आपका टीवी तो ऑन नहीं है? नहीं, टीवी ऑन नहीं है। जी सर, जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, सब सेट है। आप फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? बुसरतुल्लाह खान साहब, ज़रार खुरो साहब, आपको सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा हूँ सर के जो फ़लस्तीन का मसला है, ये तो है बहुत पुराना मसला ना, तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसको आप जो है ना किस हवाले से देख रहे हैं कि ये जो जंग बंदी हुई है 4 दिन के लिए ना, जी, तो कोई तबादले हो रहे हैं कैदियों के जी, तो इसको खुशाइन देख रहे हैं? आगे कोई पुरसकून माहौल बनेगा या फिर जो है ना ये जुल्म जारी रहेगा? ओके, ठीक है। अच्छा सवाल है। कल मेरा ख्याल है कि हमने इस पर कोशिश की थी कुछ समझने की। मुख्तसरन मेरी नज़र में देखिए, खुशाइन बात तो है कि 3 दिन के लिए या 4 घंटों के लिए या 4 दिनों के लिए बमबारी रुकी है और फिर जो कैदियों का वो तबादला भी हुआ है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा और ये जो जुल्म की दास्तान, लड़ाई हो सकता है थम जाए लेकिन जंग ख़त्म नहीं होगी और जुल्म की दास्तान भी जारी ही रहेगी। रियाज खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि नादरा की तरफ पहले चलते हैं। कि नादरा में एक बाबा मेरे पास आए और उनको ये बेनज़ीर इनकम की तरफ से कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड टूट गया है। अब जब टूट गया है, कुछ ख़राब हो गया है, तो बुजुर्ग जब नादरा ऑफिस जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जनाब आला आप अपने भाई को लेके आएँ। अब वो बाबा मेरे पास आए और वो कहते हैं जी मैं अवामी मरकज़ भी गया, सौदाबाद भी गया, वहाँ मुझे कहते हैं कि बाबा आप अपने भाई को लेके आए। अब एक 65-70
70 साल का बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी जाना, वो आदमी कहाँ से अपने भाई को लेके आए? क्योंकि गरीब आदमी अगर पंजाब से आएगा भी तो 10-15 हज़ार रुपए तो उसका किराया लगेगा। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं। तो ये नादरा की कौन सी? अच्छा रियाज साहब इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। जी जी। नादरा ये नहीं कहते कि आप भाई को लाएं, कोई भी सगा रिश्ता जिसका शनाख्ती कार्ड बन चुका हो, वो बीवी सुन लीजिए जी जी, बाप, बेटा, भाई, बहन, कोई भी जिसका शनाख्ती कार्ड बन चुका हो, वो अगर साथ चले जाएं, वो चूंकि बायोमेट्रिक का मसला होता है और वो चूंकि उनके पास एक फैमिली ट्री होता है तो वो उसको डबल वेरीफाई करते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ भाई जाए, भाई नहीं है तो कोई भी जो खूनी रिश्ता है वो जा सकता है। नहीं, अगर एक आदमी का अगर आगे किसी के पास रिश्ता नहीं होता, बहन नहीं होती, भाई भी पंजाब में होते, तो वो बेचारा क्या करेगा? मुझे बताया ना, एक आदमी के पास आपने शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है तो वेरीफाई है ना वो आदमी। मेरा ख्याल है कि दूसरा जो इसका रास्ता है वो ये है कि वो ग्रेड 17 का जो गजेटेड ऑफिसर है वो तौसीक कर दे उनके फॉर्म की, तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा देखिए, इस तरफ जा ही नहीं रहे वो। अच्छा दूसरा ये कि जी हमारे इलाके में एक सेकंड, ये नादरा वाली बात पर मैं एक चीज मैं भी कहना चाहता हूँ। जी जी बोले। मेरे साथ भी ये हुआ है बॉस, मतलब टूट तो नहीं गया था लेकिन गुम गया था। तो वहां पर तो वो बेसिकली आपका बायोमेट्रिक लेते हैं, आपकी तस्वीर लेते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, अगर आप उसके साथ मिलते हैं, मतलब रिकॉर्ड आपका वेरीफाई होता है तो कोई मसला नहीं होता। अक्सर जो इशू होता है सीनियर सिटीजन्स के साथ, और ये एक जायज़ बात है जो ये कर रहे हैं, लकीरों का एक मसला होता है। और ये भी मुझे पता करना होगा कि इनका कार्ड जो है, जो टूट गया या गुम गया या जो भी, ये कब का है? कुछ लोगों के पास मेरा ख्याल है कि शायद अभी भी वो हाथ से लिखे हुए। उनका हाथ वाला नहीं है, हाथ वाला नहीं है, कंप्यूटराइज वाला ही है। यार ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए रियाज साहब। ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है। आप उनके साथ गए या उन्होंने ऐसे आपको बताया है? नहीं, वो बाबा, उनके बाबा खुद गए, उन्होंने आके एक जगह नहीं, उन्होंने जो इस तरह मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भी गया, अवामी मरकज भी गया। तो इसका मतलब है कि कोई वो इतने सोच रखते हैं। हाँ, ये अजीब सी बात है। कोई टेक्निकल इशू है। अगर आप कहेंगे तो मेरा नंबर बेशक आप अपने कहते हैं प्रोग्राम में कहें तो मैं दे देता हूँ। मैं उस बाबा को आपके पास ले आता हूँ या कोई उसमें, क्योंकि वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अच्छा ठीक है, तो रियाज साहब ऐसे करते हैं, मैं कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकता, लेकिन जो एक दो जानने वाले हैं नादरा में, मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाए। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप रियाज साहब का नंबर ले लें तो फिर आगे चले जाएंगे। उनके पास कोई कॉपी है पुरानी कार्ड की? हेलो, आओ चले गए, चले आप नंबर ले लें उनसे। ठीक है। डॉक्टर अजीम हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, मैं डॉक्टर अजीम लोधी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैं एज अ फुट स्पेशलिस्ट के यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। पोडियाट्रिस्ट? तो अभी नहीं, आई एम पोडियाट्रिस्ट नहीं, पोडियाट्री मैं MBBS डॉक्टर हूँ और फुट में मैंने काम करता हूँ, पर्टिकुलरली डायबिटिक फुट पे। अच्छा हाँ, अभी रिसेंटली 14 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटिक डे बनाया गया था। ठीक है, इस हवाले से खासे प्रोग्राम भी हुए और इसमें मतलब एक डायबिटीज़ की अवेयरनेस के हवाले से बात की है। लेकिन मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ की अवेयरनेस तो होती है, लेकिन साथ में डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है उनकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को पता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में जो डायबिटिक फुट है एक हॉरिबल कंडीशन होती है, इसमें माजूरी हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये समझते हैं कि जो पाँव में उसके जख्म है वो डायबिटीज की वजह से बना है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ये भी समझते हैं कि डायबिटीज की वजह से उसके पाँव का जख्म खराब हो रहा है। ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, हालांकि इसका रिवर्स होता है कि फुट पे प्रॉब्लम की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही होती है। तो बेसिक जो मसला होता है फुट पे पेशेंट की अवेयरनेस के लिए होता है कि यार उसके पाँव में किसी भी किस्म की कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। अब वो चोट जो है मुख्तलिफ तरीकों से लग सकती है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जूते की वजह से भी लग सकती है, नंगे पैर चलने की वजह से भी लग सकती है, जल भी सकता है, कोई केमिकल भी उस पर गिर सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है, यानी स्किन में एक छोटा सा ब्रेक भी आ जाता है ना, तो वहाँ से इन्फेक्शन को एंट्री मिल जाती है।
और जब वो इन्फेक्शन को एंट्री मिलती है और वो पेशेंट जो होता है उस इन्फेक्टेड वुंड के साथ चलता फिरता रहता है, तो वो इन्फेक्शन जो होता है उसके चलने फिरने की वजह से आगे बढ़ता है, यानी पाँव को मजीद इन्वॉल्व करता है। तो वो एक बात कहते हैं ना, पेन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो डायबिटीज के पेशेंट में चूंकि पाँव सुन हो जाते हैं, उनको पेन नहीं होता, और जब वो पेन नहीं होता तो उसको परवाह भी नहीं होती, तो पता नहीं लगता ना कि जख्म लगा या नहीं लगा। हाँ, कि जख्म लगा या नहीं लगा, और उसी की वजह से वो पाँव इन्फेक्टेड। हालांकि आप यकीन माने कि इसका इलाज इंतहाई सस्ता और बहुत ही एक कंफर्टेबल अंदाज में हो सकता है, अगर उसको मतलब ये कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता कर ले, फुट के डॉक्टर से। अब आप लोगों को हैरानी शायद हो या ना हो या पता हो कि पूरे पाकिस्तान में, इवन आगा खान अस्पताल में और यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में भी कोई फुट का डिपार्टमेंट ही नहीं है, जो कि और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो हैं वो उसको एंटीबायोटिक दे दे के उसका इलाज कर रहे होते हैं। हालांकि जो बेसिक रीजन होता है उसके पाँव खराब होने का, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, पाँव पे वो चलता रहता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत जबरदस्त अवेयरनेस। हाँ नहीं, ये बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, हालांकि इतनी बुनियादी चीज है। अच्छा, और डॉक्टर ये इतने डेप्थ सुनने के बावजूद अपने कुलीग की वो अब भी नहीं सोचेंगे, ये भी 2-4 शायद सोच लें, हो सकता है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। महमूद बुखारी साहब हैं रहीम यार खान से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब, वालेकुम खान साहब। वालेकुम। गुजारिश ये है कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देखते रहता हूँ, और जो इश्यूज हैं अवाम के और वो सामने आते हैं कि जो लोग हैं वो क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। अब आप पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पे है मुल्क के अंदर, वो तो बड़ा तकलीफ देह है, और कोई जो है हमें उम्मीद नजर नहीं आती। मैं तो ये कहूँगा कि ये जितने लोग हैं ये हवस इक़्तिदार के लिए ये तगोदाव करते हैं, और जब ये इक़्तिदार से उतरते हैं तो कोई लंदन चला जाता है और कोई दुबई जी, और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर आप इनको व्हील चेयर पे देखेंगे या कमर में इतना दर्द होगा। बहरहाल मतलब हमारे यहाँ तो कोई ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आती, कोई इदारा जो आवाम के लिए सोचता हो, किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो आवाम के लिए कुछ कर सके। जितने हमारे CSP अफसरान हैं वो इनकी गुलामी पे लगे होते हैं। मैं आपको बुनियादी तौर पे जो बात करना चाहता हूँ मुर्शदुल्लाह खान साहब और ज़रार साहब जी, वो है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। सही जी। अब मैं अपने मीडिया से भी मुझे गिला है, और मुझे गिला है कि ये हमें सारा दिन, यकीन करें कि हम चैनल बदल देते हैं जब ये सियासी लोगों की गुफ्तगू और वो चूरन जो है तो वो आप कोई भी चैनल जा रहा होता है देख पाएंगे। तो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपको। और मैं रात के इस पहर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी मतलब जो असल हमारा मसला है, मैं ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाइए। आज हमारे यहाँ फूड की कमी है, ये जरी मुल्क है, और मैं बचपन से, मेरी 63 साल उम्र हो गई और हम यही सुनते आ रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी की, उस रीढ़ की हड्डी पे इतनी जरबे लगा दी हैं आपने कि आज आप गंदम भी बाहर से ले रहे हैं, आप कॉटन भी बाहर से ले रहे हैं, आप हर चीज मतलब आप बाहर से ले रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आप देखें कि जो पॉलिसी साज हैं, जो फैसला करने वाले हैं, जो बंद कमरों में बैठ के हमारे फैसला करते हैं, जो बजट का वो जो इंडेक्स आप देखें उस पे ज़राअत को क्या हैसियत हासिल होती है, और लोग तो नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूँ किसान को इज्जत दो। वाह सर। उसमें आप मैं इशू आपको जरा बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हद देखें आप कि अभी शुगर केन का जो सीजन है, इन्होंने होता ये है कि जब फसल का रेट जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर होनी होती है, कोई 1-1.5 माह पहले जो है वो मुकर्रर होती है। सिंध गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट 450 रुपए मुकर्रर कर दिया। ज़रार साहब जरा तवज्जो फरमाइए कि पंजाब की गवर्नमेंट ने
जो 400 रुपए का नोटिफिकेशन कर दिया। अरे भाई 2 पाकिस्तान क्यों बनाए आपने? क्या सिंध के जो किसान ने ज्यादा मेहनत की और पंजाब के किसान ने कम मेहनत की? क्या वहां पे खाद की कीमत या फर्टिलाइजर की जो बाकी चीजें हैं उनकी कीमत जो है वो ज्यादा है, उनको ज्यादा गन्ने का रेट मिला और यहाँ पे कम मिला? इसी तरह मैं आपको गंदम की मिसाल दे दूं कि गंदम जो है जब काश्त जो होती है, अभी काश्त का टाइम है, तो होना ये चाहिए कि 2 माह पहले आप 1 माह पहले आप जो है वो कीमत मुकर्रर करें। पिछले साल की बात करूं कि जब के गंदम कटाई हो रही थी अप्रैल में, तो उस वक्त उसका रेट मुकर्रर किया गया। तो ये आप देखें कि जो ज़राअत है अगर उसको उठा लें, ये आगे जीडीपी जो ज़राअत है जीडीपी का हिस्सा 25% था। आप हैरान होंगे कि मैं अब जो है वो 13 से 14% रह गया। आप ये भी हैरान होंगे कि कोई मार्केटिंग का निज़ाम नहीं है। अभी कॉटन की इन्होंने 8,500 रुपए कीमत मुकर्रर की, किसान रुल गया। यार मैं कहता हूं कि ये मैली जो कपड़े वाले और टूटी जूती वाले और फटी पगड़ी वाले, इसी से आपका मुल्क चलता है, आपके मुल्क की सनत चलती है। आप एक जो ज़रार साहब, हुसैन साहब, आपने और मैंने जो कपड़े पहने हुए, सर बुखारी साहब बिल्कुल इन सारी बातों का इल्म है। कई बार हमने ज़राअत पर बात भी की है और आपकी बात बिल्कुल बजा है। इस पर मेरा ख्याल है कि कुछ तफसील में एक बार फिर करना चाहिए, थोड़ा सा डेटा के यार ये बुखारी साहब का भी नंबर ले लीजिएगा अगर मुमकिन। ज़राअत पे जब बात हो तो इनसे हाँ, इनका लगता है कि कनेक्शन है, काफ़ी कनेक्शन है काफ़ी। नहीं बेशक। जुनैद खान है जनूबी वजीरिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं बात कर रहा हूँ जिला जनूबी वजीरिस्तान चकमलाई से। अच्छा ठीक है। सर यहाँ पर खड़े होकर मुझे बात करनी पड़ती है क्योंकि एक तो सिग्नल का प्रॉब्लम है सर, आपको खुद पता है, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं जिला जनूबी वजीरिस्तान से और आप जैसे शख्सियत से मैं बात कर रहा हूँ, ज़रार कोडो और वस्तुल्ला खान। मुझे बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी कभार अगर इनके साथ मेरा राब्ता रहे। यहाँ के हालात के हवाले से आपने मतलब आपको खुद पता है, वस्तुल्ला साहब आप खुद जानते हैं, मतलब अभी तो अमन है और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जंग हमने भी सहे हैं। आप मतलब कि पिछले दिनों आप बात कर रहे थे फ़लस्तीन के हवाले से और मतलब वहाँ पर जो जंग जारी था, मुझे वो वक्त याद आ गया और मैं सोच रहा था कि मतलब बहुत नफरत है। एक तरफ मुझे अजीब तरह महसूस हो रहा था और दूसरी बात ये है कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं और अभी जो मतलब सवाल निशान है, मतलब कठिन सिचुएशन सामना करना पड़ता है वहाँ पर जो फ़लस्तीनी लोग हैं। ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सब मुसलमान भाइयों का प्रॉब्लम। मतलब इनके आपका बिलखुसूस आपके इलाके का कोई आजकल का प्रॉब्लम हो तो वो बता दीजिए। अच्छा सर, मैं बात कर रहा हूँ ये स्कूलों के हवाले से जी। अगर स्कूल के हवाले से बात की जाए, यहाँ पर जो मतलब गर्ल्स एजुकेशन जो है ये मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हैं कि ये जो टीचर वगैरह होते हैं, जो मैडम वगैरह, ये मतलब नौकरी लेने के बाद अब मतलब बिहान टांग और मुख्तलिफ इलाकों तक चले जाते हैं और फिर वो ड्यूटी वगैरह से इंजाम नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये मतलब एक तरफ अगर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल जो है बने हुए बहुत अच्छे बेहतरीन जा रहे हैं, अब अच्छे तरीके से मोमेंटम जो है स्टडी और फोकस वगैरह वगैरह। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत बुरी है। सरकारी स्कूलों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो फंड दिए जा रहे हैं, मतलब हम तो बहुत मायूस कुन है कि अभी इलेक्शन की आमद है और अब फिर से वो जमीयत उलमा इस्लाम का एक कैंडिडेट मतलब मुंतखब होगा और फिर इस तरह के कामों में तो ये जो है ना, ये हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले वक्तों में ये सरकारी स्कूल सरकारी इदारे हैं, इंतजामिया वगैरह। और भी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बना हुआ है, मतलब वहाँ पर वोमेन्स वगैरह जाते हैं, पेशेंट होते हैं, क्राउड बना हुआ होता है, उसका दवाई चेक मतलब चेक बैलेंस वहाँ पर नहीं होता है कि ये दवाई मतलब मुझे सही है, मेयारी है, 2 नंबरी है,
सारा सब कुछ चल रहा होता है ना। हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि अभी बिजली मतलब लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, बिजली वगैरह नहीं होती। सारा जो है आप जो कुछ भी बता रहे हैं इसमें से नया नहीं है। जो इलाका जो सूबाई दारुलहुकूमत से जितना दूर होगा और जितना दुश्वार होगा वहाँ सरकार इसी तरह चल रही है। और मसले सारे बुनियादी हैं, बुनियादी मतलब इससे ज़्यादा बुनियादी मसला क्या हो सकता है यार? तालीम, सेहत और बिजली। उम्मीद कर सकते हैं जुनैद भाई हमारे से अगर कुछ हुआ तो कोशिश करेंगे यकीनन। एक वक्फा लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं मजहर अली शाह कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल, एक्सक्यूज मी, खैरियत? सर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। क्या नाम ले सकता हूँ उसका? जी आपकी मर्जी है, आप लेना चाहे तो ले लें। नहीं कोई मेरे साथ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना किसी का? अगर नाम यार मतलब आपको हमें पैसे खिलाने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर लेना चाहे तो ले लें यार। नहीं वो तो मुझे मना कर चुके हैं, इसलिए तो मैं पूरा बता देना बताइए। सर इशू ये है कि 2016 में मैंने इनसे एक पॉलिसी ली थी। 2010 में न्यू जुबली इंश्योरेंस के नाम है इनका। सही है। 60,000 रुपये पर ईयर के लिए। तो मैंने इनको 2016 तक 5-6 साल इनको पेमेंट की हर साल। उसके बाद कुछ 2016 में मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने पार्ट पेमेंट जो उस टाइम 4.5 लाख रुपए जमा हुए थे, मैंने 2 लाख रुपए इनसे एडवांस लिया उसमें से। सही। अच्छा उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जो है वो नहीं पेमेंट कर सका। अच्छा होता ये है कि अगर थोड़ी हमारी सिंधी में कहावत है कि जब बनिया कंगला होता है ना तो पुराने रजिस्टर कंगालता है। हाँ। तो अभी मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने भी ये चेक किया तो मैंने कहा यार इनके पास तो मेरे 2 लाख 2.25 लाख रुपए रहते हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट की कि सर मेरे पैसे थे आपके पास, तो उन्होंने कहा जी वो तो आपके जीरो हो गए। मैंने कहा भाईजान ये मुझे समझ में नहीं है, आप मुझे प्रॉफिट तो ना दो लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो तो रिटर्न करें ना। कहेंगे नहीं जी वो तो आपके जीरो हो गए। मैंने कहा मुझे आप समझाएं तो जीरो किस तरह हो सकते हैं। अच्छा इस बीच में मैंने कुछ पैसे जो स्टेट लाइफ में भी दिए थे वो मुझे पॉलिसी मैंने रिटर्न की वो वापस हो गए। TFU को भी दिए थे तो वो भी रिटर्न हो गए। एक ये जो जुबली इंश्योरेंस है पहले न्यू जुबली के नाम से थी, अब जुबली इंश्योरेंस है। इन्होंने कहा जी जीरो हो गया। नहीं तो क्या कैसे जीरो है? हाँ वो यही मुझे भी समझ में नहीं आ रही। नहीं उन्होंने कुछ तो बोला होगा तो होगा ना कि कैसे हो गए जनाब। इन्होंने मैंने कहा आप अच्छा मुझे आप रिटर्न में दीजिए कि किस तरह मेरे ये पैसे जीरो हो गए। तो उन्होंने 2019 की डेट में मुझे एक लेटर दिया है, पिछले हफ्ते की बात है, दिया पिछले हफ्ते, और 2019 का उसमें जो डेट लगी हुई है। कह लेगा हमने आपको डिस्पैच किया था लेकिन आप ने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा एड्रेस तो मेरी वही है। खैर उसमें ये कहते हैं कि पॉलिसी हमारा ये था कि आपकी तरफ से कुछ अमाउंट जमा होती रहेगी साल ब साल, वो ही हम आपको जो है जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो हम आपको देंगे। उसके तहत क्योंकि आपने 5-6 साल या 7 साल पैसे जमा नहीं कराए तो आपके जो जीरो हो गया। ये पहला वाकया मैं सुन रहा हूँ अपनी नौयत का, इसलिए कि जितने पैसे जमा कराए जाते हैं उसका कुछ अपना वो चार्जेस वगैरह काट कूट के 1 रुपया तो कम से कम वापस कर ही देते हैं या 10 रुपये तो वापस कर देते हैं। तो ये तो बज़ाहिर अजीब सा लगा। अच्छा ये बताइए कि आप खुशकिस्मत है आप बैंक इंश्योरेंस में नहीं फंसे। आपने ये पॉलिसी डायरेक्ट ली थी जुबली से या बैंक के थ्रू ली थी? मैंने डायरेक्ट ली थी। अच्छा बैंक का नहीं है ये? बैंक का नहीं नहीं, वो नहीं बैंक का नहीं। अल्लाह मैंने मेरी तौबा है। मैंने डायरेक्ट ली थी और चेक के थ्रू इनको 5 साल 6 साल मैंने 60,000 पर ईयर इनको पेमेंट की। नहीं मेरा ख्याल है देखें आप ऐसा करें, इंश्योरेंस वालों का भी एक मुहतसिब होता है, बाकायदा इदारा है, आप उसके पास अपना केस ले जाएं, इंशाल्लाह नफ़ा होगा। इनका होता है और हर पॉलिसी पे लिखा होता है मुहतसिब का नंबर भी, आप जरा देखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स। मैं देखता हूँ हाँ, चेक करें। मैंने कहा आपके पास एक रिकॉर्ड करा दूं कि इन्होंने मुझे 2000। हाँ नहीं वो तो रिकॉर्ड करा दिया, अब आप तवज्जो दें, इनका जो मुहतसिब है ना उस पर दरखास्त दे दें, वो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जाने मत दें, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जाने मत दें। थैंक यू सो मच। इलियास कच्ची साहब हैं कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा गजा के बारे में जरा बात करनी थी। जी जी माशाल्लाह पूरा हफ्ता आप इतने मालूमात फराहम करते हैं, खासकर जरार खोड़ो साहब की जो
मालूमात होती हैं। ऐसा समझे कि आपका प्रोग्राम जो है ज़रा हटके की जगह पे सबसे हटके होना चाहिए। माशाल्लाह इतनी आप मालूमात देते हैं, खासकर कल के प्रोग्राम में तलहा अहमद ने जो मालूमात दी हैं, इससे ज़रा तसल्ली दी हुई कि अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद फरमा रहे हैं और जिस तरह आपने अमेरिका और इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया, तो मुझे ये होता है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने हक अदा किया, माशाल्लाह आपका ये ज़रा हटकर है जिसने पूरा जो है एक हक अदा किया है कि इनको असल तो है इनका मकरू चेहरा है कि जो इंसानियत की हुकूक के अलमबरदार कहलाते हैं, वो इस तरह वो बच्चों को औरतों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारी थोड़ी सी बात पे वो कैसा उछालते हैं। और आप जो मालूमात दे रहे हैं, अगर यहाँ हमारे कोई साहब ऐसी कोई बात करें तो उनको तो इस्लाम में शिद्दत पसंद है। खुद हमारे मीडिया वाले अभी तक अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देते वो हमारे ऊपर। हमारे ऊपर नहीं, मुनाफिकत तो खत्म है इन लोगों पे। लियाज साहब थैंक यू सो मच। लियाज साहब बिल्कुल नहीं, और बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। अकमल बिलाल साहब हैं लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, फरमाइए। जी मेरी बात तो आपके प्रोग्राम से शायद थोड़ी हट के हो जी जी, लेकिन मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ ये जो फॉग का सिलसिला चला हुआ है, उसके लिए वजीर आला साहब कहीं पानी छिड़क रहे हैं, कहीं लोगों को पकड़ के अंदर दे रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद कर रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं कुछ दिन पहले कहीं बाहर गया हुआ था, तो 60% नॉर्वे में जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। हमारे यहाँ 2 नंबर डीजल, 2 नंबर पेट्रोल और 2 नंबर ऑयल मिलता है। गाड़ियों वालों को पकड़ के अंदर देते हैं। 2-4 अरब रुपया भी लग जाएगा कि सड़कों पे पानी छिड़क रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2 अरब की सब्सिडी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी को दी जाए और हर स्कूल पे ये लाजम किया जाए कि वो अपने स्टूडेंट को बस पे लाया जाए, किसी एक कार पे ना लाया जाए। जो बेसिक लॉन्ग टर्म जरूरत है वो कोई नहीं देख रहा। हर साल गेम होती है 1 साल के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसके बाद सब सो जाते हैं। तो मेरी आपकी वसादत से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आला हुक्काम या कोई भी ऐसा सिलसिला जो है उस पर ये बात पहुंचा दी जाए, या हो सकता है किसी के दिल में ये ऐसा सिस्टम आ जाए। देखें 1 करोड़ रुपए की इस वक्त यहाँ फॉर्चूनर है और बाहर आपको इलेक्ट्रिक कार जो है वो 30 लाख में मिल रही है। तो उस पर सब्सिडी दे के अपने मुल्क को क्यों नहीं डेवलप करते यार? तो आपके जी बिलाल भाई, तो मतलब 100% मैं आपके बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। और इनफैक्ट मैं ये जो आपने अभी बात की ना, ये पेट्रोल और डीजल वाली वो सब, तो कुछ साल पहले मुझे याद है एक बहुत तफसीली रिपोर्ट आई थी, और एक जो बहुत बड़ी वजह है जिसको हम फॉग आप कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात तो स्मोक की हो रही है ना, वो यही है। अब आप गाड़ियों वालों को पकड़ें, लेकिन जो 2 नंबर वाला पेट्रोल दे रहे हैं उनको आप कुछ ना हाथ लगाएं ना। तो ये तो वही हुई ना कि यार दहशतगर्दी को बंद करने के लिए हमने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है। ये गेम वही है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, एक सब्सिडी अपनी जगह, और मेरा ख्याल है कि इस दफा चीन भी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की मार्केट में आ रहा है ना, हो सकता है कि कुछ सस्ती चीजें हमारी तरफ इसके बाद आ जाए। लेकिन बिल्कुल आई एग्री विद यू सर, 100% आई एग्री विद यू। एक और कॉलर है लाहौर से, मोहम्मद अकरम जी। सर मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट टैक्स खत्म किया जाए जी। क्यों? बाहरले मुल्क जी, क्यों? बाहरले मुल्क से जो भी चीज आती है उस पर टैक्स लगता है, तो फिर जो चीजें टेक्सटाइल मशीनरी है, स्क्रैप है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, हम ला ही नहीं सकते जी। जो दुबई है वो एक टोटली ड्यूटी फ्री कंट्री है, जो भी उस पे इम्पोर्ट टैक्स है ही नहीं है, और दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की कर गया है जी। मुल्क के लिए हमको मशीनरी चाहिए, केमिकल चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स अगर खत्म कर दे तो मुल्क में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा है। चलें ठीक है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल बट इफेक्टिव।
वेलकम बैक। मुनाफ मेमन हैं कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल ये जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, तो हमारे यहाँ जब तक सही मानों में जमहूरियत नहीं आएगी, जब तक इन पार्टियों में जमहूरियत ना हो, हमारे गाँव कैसे आएगी सर, कैसे आएगी मुनाफ साहब? जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होगी, गांव देहातों के अंदर एक चौधरी डंडा लेके बोलता है कि वोट इधर डालना है, सब मजबूर होता है, पूरा का पूरा गांव मजबूर हो जाता है और वो वोट उधर ही जाते हैं जहाँ चौधरी कहता है। यार आप किन सूबों की बातें कर रहे हैं? क्योंकि पता है मैं आपको एक बात बताऊं, ये पंजाब में तो अब इस तरह का सिलसिला ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। वहाँ पर ना कोई है और ये पंजाब के जुनूबी इलाकों में भी आज भी है और ये सिस्टम जो है ना, तो शहरों में ठीक है मामला, शहरों में पार्टीशन से पहले भी होता था। जी जी। और इंडिया के कांग्रेस के लोगों ने हमारे अपने चंद मुस्लिम लोगों को आगे किया और उनको मिसगाइड करके और लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेते थे। ठीक है, आज भी वही सिलसिला चल रहा है। ये तो आपने देही इलाकों की मिसाल दे दी, शहरों में भी क्या यही है? नहीं, शहरों में ये है कि आवाम नहीं निकलती। हर पार्टी के पास मुश्किल से हर एमएनए की सीट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1200 से 1500 वर्कर है और वो वर्कर जो है बदमाशी के जोर पर, जबरदस्ती के ऊपर और अपने असर रसूख के ऊपर वो वोट निकलवाता है और आम आवाम नहीं निकलती, जिसकी वजह से कॉस्टिंग पूरी नहीं होती। अगर कॉस्टिंग 70% हो जाए तो ये प्री पोलिंग ना हो सके, कोई भी बेईमानी ना हो सके। तो आवाम को निकलना चाहिए ना सर। बेईमानी लिमिटेड तरीके से कराची में तो 25 साल 90% वोट पड़ता रहा है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, आपको याद होगा शायद। उसी बदमाशी को आज पीपल्स पार्टी ने फॉलो किया। हाँ, तो ये कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस करता रहेगा। बहरहाल ये एक है, इट्स अ पिटी। लेकिन ये मसला ये कि डेमोक्रेसी इसी तरह ही जड़ें पकड़ती है, बजाय इसके कि उसका गला घोंट दें कि यार इस दफ़ा धांधली हो गई लिहाजा कालीनी लपेट दिया जाए, ऐसे ना हो। तो हम गमले तब्दील करते रहते हैं। यार ये पौधा बहुत बड़ा हो गया यार। नहीं, पौधा जड़ से उखाड़ के देखते हैं कि यार बड़ा हुआ या नहीं हुआ। फिर पौधे को हम लंदन भेज देते हैं, कहते हैं कि यार थोड़ी देर तुम वहाँ। प्रोफेसर नईमुल्लाह साहब हैं सखर से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। हेलो हेलो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नईमुल्लाह। जी सर। प्रोफेसर नईमुल्लाह सखर से। जी सर। आपका गालिबन टीवी भी चल रहा है? हाँ नहीं, बिल्कुल लोग कर दिया, बिल्कुल। ओके सर, फरमाइए। जी जी सर। आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। हाँ ज़रा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं प्रोफेसर नईमुल्लाह कर रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इस्लामिया कॉमर्स कॉलेज सखर। जी जी। बड़ी खुशी हुई वसतुल्लाह साहब को देखकर। आपके ज़माने में इस्लामिया आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज सखर इवनिंग में तशरीफ लाए थे जी, आपसे मुलाकात हुई थी और अब आज देखा आपको तो हमने फ़ोन मिला दिया जी। अच्छा, शिकायत ये है कि मैंने 1990 में एमकॉम किया शारदा यूनिवर्सिटी से जी। ठीक। 93 में इस्लामिया कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन किया और रिटायर हो गया 2022 के 8वें महीने में। ठीक है। इन सारे तकरीबन 29 साल में देखा मैंने कि चीटिंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे पहले दिन से चीटिंग शुरू, आज तक चीटिंग शुरू। अभी इम्तिहान हुए हैं, गुजरे हैं MA BA पार्ट 1 2 के MA के, और उसमें भी चीटिंग 100% रही। ये 15 साल से तकरीबन 20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कहीं भी चीटिंग के रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस सिलसिले में क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है? आप चूंकि 29 साल आपने तालीम के साथ गुजारे हैं, आपकी क्या तजवीज़ है, कैसे ख़त्म हो सकती है? तजवीज़ ये कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अगर यकजां होकर इसको, लेकिन क्यों? बिकॉज चीटिंग इंडस्ट्री है ना। आप क्यों किसी के पेट पे लात मार रहे हैं? सैकड़ों जो महकमा तालीम के एहलकार हैं उनकी रोजी रोटी चीटिंग से वाबस्ता है, आप किस तरह की तजावीज़ दे रहे हैं? तो फिर क्रीम कैसे निकलेगी? हुकूमत को चलाने के लिए यही तलबा आगे जाएंगे, यही पॉलिटिक्स में आएंगे। यही हो रहा है, यही तो मसला है, यही तो मसला है, यही हो रहा है प्रोफेसर साहब, यही तो मसला है। हाँ अच्छा, एक तो ये एक चीटिंग की बात करें। दूसरी बात ये है कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, जब भी आप फॉर्म भरते हैं BA 2 BCom 2 MA 2 को डिग्री फीस ली जाती है इन एडवांस। आज तक ये
तक 88-89 में ये यूनिवर्सिटी आई है, आज तक उसने किसी कॉलेज में डिग्री नहीं भेजी। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर की डिग्री आज तक शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी ने किसी भी कॉलेज में सखर लड़काना डिवीजन के किसी भी कॉलेज में डिग्री नहीं भेजी, ना भेजती है। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी का यकीन देखें सर, प्रोफेसर साहब के उसको यकीन है कि जिससे वो एडवांस में डिग्री के पैसे ले रहे हैं वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। ये चेक करें ना आप, कितना कॉन्फिडेंस है यूनिवर्सिटी को। अच्छा, उसके बाद बच्चा क्या करता है कि दोबारा जब अप्लाई करता है तो उससे वो अर्जेंट फीस ले लेते हैं, 5-6 हज़ार ये इनका धंधा खुला हुआ है। डिग्री जो बच्चे का हक है पास करने के बाद उसको घर में मिलनी चाहिए, अपने कॉलेज में मिलनी चाहिए जहाँ से उसने फॉर्म भरा था। ये कोई भी ना, कितने वाइस चांसलर आए, कितने कंट्रोलर आए, कितने रजिस्ट्रार आए, किसी के कान पे जूं तक नहीं रही थी कि भाई डिग्री बच्चे को पास होने वाले को भेजनी भी है। दूर दराज इलाकों से 200 किलोमीटर, कहाँ कश्मीर, कहाँ कंदकोट और कहाँ, हाँ, लेकिन वो पैसे एडवांस में पकड़ लेते हैं डिग्री के, है ना? हाँ जी जी जी, बिल्कुल एडवांस पकड़ लेते हैं। ये बात है प्रोफेसर साहब, वाह, ये तो हमारी मालूमात में काफी इजाफा किया है प्रोफेसर साहब आपने। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, इसको तो हम ये तो इस पे तो छानबीन करनी पड़ेगी। ये कोई सियासी या हसास कौमी मामला भी नहीं, उम्मीद है कि नहीं है, डिपेंड करता है आजकल वीसी कौन है वहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत आपसे जान के खुशी हुई, बहुत खुशी भी और गम भी। और सक्खर के नज़दीक ही एक जगह है डारकी, वहाँ से हैं डॉक्टर राज जी। सर सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। एक बेसिकली मैं एक जिम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपको एक जिम्मेदार का मसला बता रहा हूँ जो सबसे पुराना चल रहा है। और सबसे मसला ये है कि ग्रोवर से जो चीजें होती हैं वो पहले ली जाती हैं और उसकी चाहे ग्रोवर को कोई चीजें मिलती नहीं। लाइक आजकल जैसे बंदों की जो क्रॉप आई हुई है चावल की, सारियों की, तो वो बेसिकली जो प्राइस की इतनी मंदी की गई है, प्राइस इतनी कम की गई है, बेचारे ग्रोवर को कुछ मिल नहीं रहा। और नहीं कोई ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि कोई बाइंग करे या उस चीज को सस्टेन रखे कि ग्रोवर को कुछ मिले जी। आज को जुल्म तो ये हो गया है कि मैं एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जी जी, और हमारे इलाके में फर्टिलाइजर नहीं मिली। और गवर्नमेंट का जो रेट था पहले 1700 फिर डायरेक्ट 3300 पे, कोई पूछने वाला नहीं है कैसे रेट बढ़ा। शाबाश। और वो भी आजकल 5,500 के करीब है, 4300 और 4300 के करीब मिल रही है जी। और बेचारा ग्रोवर उसके लिए कोई नसीब में नहीं है। और कास्ट ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका डीजल बढ़ गया, आप हाँ वो तो जाहिर है कि वो वारा ही नहीं खाती और ग्रोवर जो है वो उगाने के बावजूद जो है परेशान है। अच्छी बात है कि ज़राअत पे। थैंक यू सो मच। सॉरी साहब की बात काटते हैं, वक्त कम हो रहा है इसलिए। मलिक फिरोज साहब ने डीजी खान से भी यही बात कमोपेश यही बात। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, इस पर तो हल करना तो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम पीर को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।